पूरा कॉन्सेंट्रेट। अभी हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 12। An electric field is uniform and the positive x direction for positive x, and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200 I Newton per coulomb for x greater than 0 and E is equal to minus 200 I cap Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter, radius 5 centimeter has its center at the origin, its axis along the x-axis, so that one phase is at x is equal to 10 and the other is at x is equal to minus 10. A. What is the net outward flux through each flat face? What is the flux through the side of the cylinder? What is the net outward flux to the cylinder? What is the net charge inside the cylinder? अब क्वेश्चन क्या है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। बोला हुआ एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ये है समझो ओरिजिन, ये y एक्सिस ऊपर की तरफ, ये x एक्सिस इस तरफ। क्वेश्चन बोला हुआ है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो 200 है, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि यहाँ पे है ओरिजिन, तो ये हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हुआ नेगेटिव एक्स एक्सिस। बोला है पॉजिटिव एक्स की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। और नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव की तरफ, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो रास्ते जा रहे हैं, राइट भी और लेफ्ट भी। दूसरी बात कि सिलेंडर है तो सिलेंडर के पास खुद का एरिया वेक्टर होगा, एक एरिया वेक्टर इसका इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, ये फ्लैट फेस हुए और एक कर्व्ड सरफेस हुआ, तीन टाइप के एरिया वेक्टर होंगे। जो ग्रीन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो दोनों साइड है, एक पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ये एरिया वेक्टर्स है। दूसरी बात, ये जो लेंथ दी हुई है इसकी, वो लेंथ तुम्हें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर नहीं सॉरी, रेडियस दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पहले पहले पूछा है ईच फ्लैट फेस का फ्लक्स। तो पहले ए की बात करते हैं। ए, फ्लक्स ऑफ ईच फ्लैट फेस, तो हम लेंगे फ्लक्स की फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू, फाई वन बोल देते हैं, ई डॉट ए। अब समझो फ्लैट फेस जो है वो दो है, एक राइट साइड भी लेफ्ट भी। हम सिर्फ राइट का फाइंड करते हैं, क्योंकि जितना राइट का आएगा उतना ही लेफ्ट का आएगा, क्योंकि दोनों में एरिया सेम है। ई की वैल्यू दी हुई है 200 आई कैप, और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर आई कैप, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई कैप में है तो एरिया वेक्टर आई कैप में। अगर पीछे वाली साइड लोगे ये वाली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आई में है तो एरिया वेक्टर भी नेगेटिव आई में होगा, तो दोनों में बात तो सेम हो जाएगी। आई डॉट आई वन होता है 200 सेम, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। फिर अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 200 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 25। तो ये बन जाएगा 15700 10⁻⁻⁴, इसको लिखेंगे 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो
ईच प्लेट फेस का मतलब phi 2 जो मिलेगा वो भी तुम्हें कितना मिलेगा 1.57, क्योंकि प्लेट फेस जो है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो दूसरा पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। साइड का मतलब होता है कि कर्व्ड सरफेस। तो हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर साइड की बात करें तो साइड है ना, उसमें एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो phi 3 क्या मिलेगा, ई डॉट ए, या इसको लिखेंगे phi 3 इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, क्योंकि यहाँ पे ई और ए परपेंडिकुलर होंगे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो साइड ऑफ द सिलेंडर का फ्लक्स हो जाएगा 0। सी वाला क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर सी में, नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर का नेट फ्लक्स क्या होगा, तो नेट फ्लक्स में तीनों का एडिशन होगा। फाई इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। phi 1 है 1.57, phi 2 भी है 1.57 और phi 3 जो है वो 0 है। ये हो जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। और लास्ट में पूछा है चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। बात करेंगे नेट चार्ज, तो हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्यू बन जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 3.14। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 8.85, तो ये बन जाएगा तुम्हारा Q इज इक्वल टू 27.8 10⁻⁻12, यहाँ इसको लिखेंगे 2.78 10⁻11 कूलम। तो ये हो जाएगा उसका चार्ज। अब इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। नंबर 13, पूरा कॉन्सेंट्रेट। An early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze, surrounded by a uniform density of negative charge up to radius capital R. The atom is whole is a neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? बोला हुआ है कि पहले किसी ने इस टाइप का एक मॉडल दिया है एटम का, जिसमें न्यूक्लियस को बोला है पॉइंट न्यूक्लियस। पॉइंट का मतलब है न्यूक्लियस बहुत ही छोटी जगह में है, पॉइंट में है। फिर बोला है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा फैला हुआ है, यूनिफॉर्म डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत ही छोटे में है। मतलब इसको मैं थोड़ा फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कि इनके हिसाब से ऐसा है कि जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ इतना है, बहुत ही छोटा, जिसमें कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, वो भी कितना है, जेड ई है। मतलब यहाँ पे जो चार्ज है सेंटर में, समझो उसको नाम देते हैं Q1, वो कितना चार्ज है, जेड ई। ठीक है। फिर बोला है आसपास के पोर्शन में पूरा नेगेटिव चार्ज फैला है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ छोटी सी जगह में है, सेंटर में, लेकिन नेगेटिव चार्ज सेंटर में नहीं, पूरे में फैला है। और कितने रेडियस तक फैला है,
आर रेडियस तक फैला है, जहाँ आर की वैल्यू कैपिटल आर। तो पूछा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, किस डिस्टेंस में? स्मॉल आर। अब स्मॉल आर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, स्मॉल आर कौन सा हो सकता है? कोई भी मतलब इनसाइड द एटम और आउटसाइड द एटम, हम दोनों फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम का मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया जेड ही, तो हम क्या लिखेंगे? हियर एटम इज न्यूट्रल, हेंस amount of negative charge is equal as positive charge। जितना पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट होगा उतना ही नेगेटिव का होगा। तो हम सिंपल लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को Q2 ले लेते हैं, वो होगा माइनस जेड ई, क्योंकि अगर पॉजिटिव जेड ई दिया है तो नेगेटिव कितना होगा? माइनस जेड ई, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे है, सेंटर में है। नेगेटिव चार्ज एक जगह पे नहीं है, पूरे स्फीयर में फैला हुआ है, क्योंकि एटम इज ए स्फेरिकल मॉडल। तो पूरे स्फीयर के लिए Q2 को क्या लिखेंगे? रो इनटू वी। मैंने तुम्हें करवाया था, तुम्हें शायद याद हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या होता है? Q बाय वी, तो Q क्या होगा? रो इनटू वी। रो तो सेम है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम फाइंड करेंगे रो, तो रो क्या मिलेगा? -3 ZE/4 पाई आर क्यूब। ये बन गया डेंसिटी वाला। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम। क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम। पूरा ध्यान, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम। इनसाइड का मतलब है हम लोग एक ऐसा डिस्टेंस लेंगे, समझो यहाँ पे लेते हैं डिस्टेंस स्मॉल आर, एक ऐसा आर जो कि कैपिटल आर से छोटा हो, इनसाइड वही होता है। और फिर इसमें हम लोग एक इमेजनरी सरफेस बना देते हैं, स्फेरिकल सरफेस, जैसे गॉस थ्योरम में बनाते थे। ये बन गई सरफेस। अब गॉस थ्योरम क्या था? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ए इक्वल्स टू क्यूब एप्सिलॉन। सबसे पहले फाइंड करेंगे नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज inside the imaginary Gaussian surface। तो हमने जो Gaussian surface इमेजनरी किया स्मॉल आर वाला, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज तो पूरा आएगा, लेकिन नेगेटिव पूरा नहीं आएगा। मतलब ये हो गया कि Q जो आएगा उसमें Q1 तो पूरा आएगा, Q2 का कुछ पार्ट आएगा। समझो पार्ट कौन सा है? Q डैश, पूरा तो नहीं आएगा। तो Q1 तो Z ही है, Q डैश मतलब नेगेटिव पार्ट का इतना पोर्शन, ये वाला। तो वो कितना होगा? समझो उसको लिखते हैं रो वी डैश। या रो मतलब उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वी डैश मतलब इतने पार्ट का वॉल्यूम। फिर से रिपीट करता हूँ, हमने जो यहाँ पे शेल बनाई है, यहाँ स्फेरिकल रचा हुआ है, तो जब हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो चार्ज कितना लेते हैं? जितना गॉसियन सरफेस के अंदर हो। तो गॉसियन सरफेस के अंदर एक तो न्यूक्लियस तो आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो Q1 है वो पूरा आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पूरा नहीं आएगा। नेगेटिव चार्ज का कुछ पोर्शन आएगा, पोर्शन को नाम देते हैं Q डैश। और Q डैश क्या लिखेंगे? रो इंटू वी डैश, जहाँ वी डैश क्या है? इतने पोर्शन का वॉल्यूम। इसमें Q सेम, Z ही सेम,
रो हमको मिला था, यहाँ पे कितना मिला था, नेगेटिव मिला था, 3 ZE/4 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम जो है वो इसका लेंगे, वो कितना लेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। 4 4 में जाएगा, 3 3 में जाएगा, पाई पाई में जाएगा, तो क्यूब क्या बचेगा, ZE माइनस, फिर से यहाँ बचेगा ZE/r³ बाकी सब कैंसिल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ZE कॉमन, तो Q क्या मिलेगा, ZE 1 - r³ r³। फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस का जो लॉ था वो क्या था, EA = Q/ε0। ई डिफाइन करना, एरिया लेंगे 4πr², क्यू हमें मिला ऊपर ZE 1 - r³/r³। ये सब नीचे, तो ई बन जाएगा तुम्हारा ZE/4πr²ε0 1 - r³/r²। क्लियर। बस उसके बाद अगर इसको तुम अंदर डालना चाहो तो भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, और कुछ नहीं। मतलब अगर इसको मैं अंदर डालूं तो ये क्या बन जाएगा, ZE/4πε0 1/r² - r/r³। आर्स को अंदर आएगा तो एक आर्स को यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अभी हम फाइंड करेंगे आउटसाइड द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द एटम, तो टोटल चार्ज क्या आएगा आउटसाइड में लिए, तो टोटल जो आउटसाइड में आएगा, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, पूरा पूरा आएगा। बाहर पे जाना हो ना, बाहर आउटसाइड, तो सिंपल बात है, चार्ज हो जाएगा जीरो। अगर चार्ज जीरो हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के हिसाब से क्या फॉर्मूला थी, EA = Q/ε0, बट Q तो जीरो है, तो E भी क्या आएगा, जीरो। मतलब आउटसाइड द एटम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, और इनसाइड द एटम ये वाले फॉर्म। क्लियर। डाउट हो तो मुझे भले व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो।